हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हूँ। अगर हम बात करते हैं तो ये जियोग्राफी की क्लास है जो कि बीपीएससी के थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो पूछा गया है वही मैं सेशन लेके आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मानसून एवं वर्षा का जो टॉपिक होता है उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं फिलहाल में वही। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जिससे कि आप लोग इसको अंत तक देखिएगा। आपको इसमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ये क्वेश्चन कब और किस डेट में पूछा गया था, किस एग्ज़ाम में पूछा गया था आपको। तो इस तरीके से जो बीपीएससी तैयारी 4 होने वाली है उसमें ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बने रहिएगा सेशन में। और ऐसे ही जो जियोग्राफी के पिछली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे जाके आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, बहुत सारी चीज़ों का प्लेलिस्ट आपको अन्य सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा। आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज का यूनिट हम लोगों का होगा 4 जिसमें कि मानसून और वर्षा के बारे में बात करना है। तो बात करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है कि मुझे फिर से तराश दे ए खुदा, मुझे फिर से तराश दे ए खुदा, कई लोगों ने मुझे जर्रा जर्रा तोड़ा है, कई लोगों ने मुझे जर्रा जर्रा तोड़ा है। तो चलिए, टूटे हुए जो लोग होते हैं बड़ा ही जल्दी रिकवरी कर लेते हैं अपने आप को, और अपने आप को रिकवरी करते हुए सीधे आप लोग आइए टॉपिक पे। और ये रहा आज का हम लोगों का टॉपिक मानसून एवं वर्षा। और ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखिएगा कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है। अगर हम बात करते हैं तो अभी वही मौसम चल रहा है, जस्ट वही मौसम चल रहा है जिसमें ये वीडियो बन रही है। क्योंकि शीतकाल, शीत ऋतु की अगर हम बात करें तो ठंडी के समय, जो ठंडी के समय तमिलनाडु जो होता है, कोरोमंडल तट जो होता है उस पर बारिश होती है, अच्छा खासा बारिश होती है। तो क्यों होती है, उसका कारण क्या है, तो इसमें दिया गया है कि लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण यह वर्षा क्या होती है। अगर हम बात करते हैं तो बीपीएससी टीआरई 3 में आप देखेंगे 1 से 5 में जो री एग्जाम हुआ था 20/7/24 को, उसमें आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं ना, सारे के सारे आपको किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में ही मिलेंगे, टीचर वाले में, लेकिन और जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मानसून सीजन में अधिकतम चक्रवातों की उत्पत्ति होती है तो कहाँ होती है। अगर हम बात करते हैं तो भारत में मानसून सीजन में, जो मानसून सीजन हम लोगों का चलता है उसमें बात कर रहा है, तो 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो होता है यहाँ पे क्या होती है, तो ज़्यादा चक्रवात उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इसे भी अगर आप देखेंगे तो टीआरई 2 में पूछा गया है 15/12/2023 को जो एग्जाम हुआ था। ओके, आगे देखिएगा। वार्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु है तो कैसी है, वो C2 के अंतर्गत मापा गया है। अब आप इसमें देखेंगे तो इनका जो मापन है वो C2 था, और उसके बाद CW और फिर C करके था, फिर CW था। तो ऐसे इन्होंने ना कई श्रेणियों में मापा था। तो उनके अनुसार जो बिहार की जलवायु है वो C2 में मापी जाती है, ओके, अंतर्गत रखी जाती है। आगे देखिएगा। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य या स्थान कौन सा है, तो कोरोमंडल तट है। अभी हमने बात किया था यहाँ पे कि कोरोमंडल जो तट होता है जो तमिलनाडु के पास है, बिल्कुल निचला हिस्सा जो होता है, और उसके किसके पूर्वी साइड, तमिलनाडु के जो पूर्वी साइड हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। और वहीं अगर हम केरला साइड की अगर हम बात करते हैं तो केरला वाले को क्या बोलेंगे, मालाबार तट। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंट आप देखते रहिएगा, क्योंकि कभी कभी यही होता है ना कि हम ये दोनों चीज़ें मिक्स कर देते हैं या फिर हमको दोनों चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो पता चलता है कि जब तमिल कोरोमंडल पूछता है तो हम केरला मार के आते हैं, और जब मालाबार पूछेगा तमिलनाडु मार के आते हैं। तो ऐसे भी कुछ सिचुएशन होता है, कभी कभी बीच बीच में बन जाता है। तो इन सब चीज़ों से क्या करना है, हमें बचना है। ओके, आइए आगे देखिएगा कि उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ होता है। क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ होता है। ओके, आगे देखिएगा।
दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है दंडकारण्य में? तो अगर हम बात करते हैं तो ग्रीष्मकालीन चक्रवात के उपस्थिति में, जहाँ वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। अगर हम बात करते हैं तो 28 बिहार GS 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे भी चीज़ें दी गई हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित की जा सकती है किसमें? तो अभी हमने बताया ना कि बहुत सारी चीज़ों में उत्तर हुआ था, तो इनका हो जाएगा CWG में। इन्होंने जो डिवाइड किया है वो CWG में किसको डिवाइड किया है? तो बिहार की जलवायु को। आगे देखिएगा, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। कौन कौन? अमृतसर और शिमला, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण है। अब आप देखिए ना, शिमला भी उसी अक्षांश पे है और अमृतसर उसी अक्षांश पे है, एक ही अक्षांश पे है, फिर भी इनके अंदर क्या है? जलवायु की जो वहाँ पे जलवायु है, मौसम है, उसमें अंतर पाया जाता है। तो किसके कारण? तो ऊंचाइयों की विभिन्नता के कारण, क्योंकि शिमला जो है ना ये काफ़ी ऊंचाई पे है। शिमला क्या है? काफ़ी ऊंचाई पे है, और अमृतसर क्या है? नीचे है। तो इन वजह से, ऊंचाई की वजह से जो होता है इनके अंदर की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे है कि जाड़े विंटर के मौसम में बारिश मिलती है कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ही बारिश होती है, और अभी फिलहाल में वही मौसम चल रहा है जहाँ पे कोरोमंडल तट होता है। तमिलनाडु से सटे कौन से मंडल है? तो कोरोमंडल तट है। ओके, जिसको हम लोग अगर आप बात करेंगे तो और क्या हम बोलते हैं अलग नाम से, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है, क्या है? तो स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापमान। क्या है इसमें? तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा, स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापमान। ओके, तो इस वजह से ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आगे देखिएगा, भारत की शक्तिशाली एल नीनो कारण है, क्या है? सूखे का। जब एल नीनो चलता है तो सूखा पड़ता है। ओके, जब एल नीनो चलता है तो सूखा पड़ता है। इसी वजह से आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि इस समय जो पिछला अभी 2023 का जो गर्मी का मौसम था, और जो बरसात काफ़ी कम हुई है, और गर्मी जो है, तपन जो है क्या हुआ था? वो ज़्यादा हुआ था। गर्मी क्या है? सूखे के तरीके से वो ज़्यादा हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा, जब एल नीनो होगा, एल नीनो, तो क्या होगा? सूखा पड़ेगा। लेकिन जब ना नीनो होगा, एल नीनो होता है, और एक और होता है कोई नीनो, उसमें क्या होता है? तो उसमें अच्छी खासी क्या होती है? हाँ, बारिश होती है। अभी आप देखेंगे एल नीनो के कारण सूखा कहाँ पड़ा है? तो भारत में। लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ हुई है? तो वो हुआ है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में। यूएसए में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो किसके कारण हुई थी? एल नीनो के कारण। ओके, आगे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं आगे, तो आगे देखिएगा क्या है कि भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है। तो भारतीय मानसून प्रारंभ होता है, आगे देखिएगा, बंगाल की खाड़ी में एक अदाब के बनने से लगभग क्या? तो 5 जून। कितना? 5 जून। 5 जून से होता है कि भारतीय मानसून। वैसे तो अगर हम बात करते हैं तो ये 15 जून जो होता है, 15 जून। कितना? 15 जून को जो होता है, सॉरी माफ़ करिएगा, 15 जून को अगर हम देखेंगे तो ये केरला में मानसून क्या करता है? लगभग प्रवेश कर जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। आइए अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, और हम लोगों का अगला टॉपिक है यूनिट 5, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अब वन क्षेत्र। वन क्षेत्र के बारे में अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं तो यूनिट हमारा कितना हो जाएगा? यूनिट इसमें अगर हम बात करते हैं तो यूनिट हमारा हो जाएगा यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको देखने को मिल जाएगा वन क्षेत्र। आइए तो इसमें हम लोग बात करते हैं। बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। आगे यहाँ पे खाली स्थान है, डैश है कि प्रकार के वन्य भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के वन, ये पूछने का इसका तात्पर्य यही है। तो यहाँ पे हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। क्या है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो ये क्या होता है? सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, सबसे अधिक मात्रा में ये देखने को मिलेगा। आगे है कि पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप में
पाए जाने वाले वन होते हैं, कौन से वन होते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो वन होते हैं भारत में, आप भी जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। क्या होता है? सदाबहार। अच्छा, सदाबहार जो वन होते हैं ना, इनकी एक ही खासियत होती है कि इस वन में जो पेड़ होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो एक साथ ही अपनी सारी पत्तियां नहीं गिराते हैं। कोई पहले गिरा देगा तो किसी में हरियाली रहेगी, फिर पता चलेगा जो पत्ती गिरा दी है वो अब नई पत्ती लेके जैसे उठोगा तो फिर जो पुरानी जो पहले से था वो अपनी पत्ती गिरा देगा। तो एक दूसरे के एक ही समय में सारे पेड़ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, बीच बीच में गिराते रहते हैं, जिससे कि वो हमेशा हमेशा लगता है कि 12 मंथ आपको लगेगा, पूरे वर्ष भर लगेगा उसमें कि वो पूरा का पूरा वन कैसा है, तो हरियाली है, वहाँ पे हरियाली आपको नजर आएगी। तो इसलिए बोला गया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मतलब सदा उसमें बहार रहती है। ठीक है, सदा मतलब कि हमेशा उसमें क्या रहता है? हरियाली रहती है। ये भी आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है तो क्या है? मिजोरम। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं, ये 2001 का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये पुराना हो गया है। अभी फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि मिजोरम माफ करिएगा, अरुणाचल प्रदेश 1 नंबर पे होगा। ओके, अरुणाचल प्रदेश क्या होगा? 1 नंबर पे होगा। आगे देखिएगा, भारत में वह राज्य जिसका सर्वाधिक क्षेत्र घने पर्वताते वाले जंगल वनों से घिरा है, तो सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। अच्छा, अगर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं तो सर्वाधिक नेशनल पार्क भी पाए जाएंगे, और सर्वाधिक नेशनल पार्क अगर पाए जाएंगे तो वहाँ पे बाघों की संख्या भी ज़्यादा होगी, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से रिलेट करते हुए एक एक चीज़ों को इसमें चलिएगा। अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि मध्य प्रदेश का कैपिटल कहाँ है। ओके, आइए आगे चलते हैं। साल के वनों का सर्वाधिक भंडारण पाया जाता है, जो साल के वृक्ष होते हैं। ओके, तो वो कहाँ पाया जाता है? तो नीलगिरी के पहाड़ियों में। नीलगिरी के पहाड़ियों में आपको इसमें काफ़ी देखने को ये वन मिल जाएगा। आइए आगे चलिएगा, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, वह राज्य जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र वन के अंतर्गत आते हैं, तो वो क्या है? जैसे कि हमने आपको अभी बोला था, ये क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश परसेंटेज में जो है कि वन की श्रेणी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। ओके, देखने को आपको मिल जाएगा वन। आगे देखिएगा, सुमेलित दिया है, इसको हमें मिलान करना है। तो यहाँ पे दिया है वन प्रकार और यहाँ पे दिया है प्रदेश, हम लोगों को वो क्या करना है? मिलान करना है। दिया है एक की अगर हम बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार, तो अगर हम बात करते हैं तो इसका ये हो जाएगा कि शिलांग पठार सह्याद्री। ओके, क्या हो गया? सह्याद्री क्षेत्र किसको कहते हैं? अब मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अभी मैं आगे बता दूंगा। मानसूनी वन की अगर हम बात करते हैं तो छोटा नागपुर पठार और शिवालिक पर्वत जो है वहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। आगे है कि शीतोष्ण वन। शीतोष्ण वन की अगर मैं बात करूँ तो पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा, और आपको नीलगिरी की पहाड़ी पे आपको देखने को मिल जाएगा। आगे है कि कच्छ, जिसको मैंग्रोव का वन कहा जाता है, ये कहाँ? तो पश्चिम बंगाल तराई क्षेत्र में देखने को आपको मिलेगा। ओके, तो जो मैंग्रोव वन होता है ये पश्चिम बंगाल, अगर हम बात करते हैं तो सुंदर डेल्टा का आपने नाम सुना होगा, सुंदर वन का नाम सुना होगा, उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। आगे है कि मानसूनी जो है कि छोटा क्या है? सह्याद्री की अगर हम बात करते हैं तो जो पश्चिमी घाट है, कौन? पश्चिमी घाट। अगर हम बात करते हैं विस्तार से किसका, माफ करिएगा, पश्चिमी जो घाट है ना, तो पश्चिमी जो घाट है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सह्याद्री। इसी को हम लोग बोलते हैं साइलेंट वैली। ओके, तो ये अलग अलग इसके नाम हैं, आप भी इसे याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा क्या है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का प्रतिशत कितना है? तो अगर हम बात करते हैं तो जो आंकड़ा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो लगभग पूरे स्थल का क्या है? 33% पे क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। ओके, 33% पे क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। लेकिन अभी जो हम लोगों की रिपोर्ट है उसमें अगर हम बात करते हैं केवल वन की, तो 21.7% जो कि रिपोर्ट है। लेकिन अगर हम उसमें गांव में भी जो पेड़ होते हैं, अगर इन सबको अगर हम मिला दें तो भी पूरे भारत में कितना वन होता है? 24.62%। अब देखिए, होना कितना चाहिए? 33, लेकिन हो कितना रहा है? 24। अगर हम जंगल की बात करते हैं, सिर्फ वन की बात करते हैं, जहाँ जंगल है तो वहाँ पे 21 है।
अब ये जो दिया है ना, ये टोटल मिलाने पे इतना आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखिएगा, सुंदर वन क्षेत्र में है, क्या है, तो मैंग्रो वन पाए जाते हैं, सघन मैंग्रो वन पाए जाते हैं, जो कि सुंदर वन डेल्टा भी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है कि बंगाल टाइगर्स भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए थे, ये यूनिट भी मैं आप लोगों के सामने खत्म करता हूँ। अब हम लोग अगले यूनिट की तरफ चलते हैं, और अगला यूनिट हम लोगों का क्या होगा, तो वन क्षेत्र होगा। क्या होगा, तो वन क्षेत्र होगा, हम लोगों का वन क्षेत्र होगा। और ये यूनिट कितना हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं वन क्षेत्र के बारे में। आइए विस्तार से बात करते हैं। आगे देखिएगा कि गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को कहा जाता है, क्या, सुंदर वन कहा जाता है। ओके, जिसको हम लोग सुंदर डेल्टा भी बोलते हैं। ओके, आगे देखिएगा, वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण है, क्या है, तो ये देखिएगा, बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, आगे है कृषिगत फैलाव, चराई और जलाने की लकड़ी, ओके, का एक भी कारण है, जो कि इसमें से एक कारण ये भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य यही है। आगे देखिएगा, भारत में सर्वाधिक सागौन के जंगल पाए जाते हैं, कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या होता है, आपको सागौन के वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा देखने को पाए जाएंगे, जिससे कि आपको सागौन के जंगल के रूप में भी यहाँ पे परिभाषा दी गई है, पुकारा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, बड़े उम्दे क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ या फिर ऐसे वैसे चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। हूबहू जो बीपीएससी आयोग है, जो आयोग में पूछा गया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हूँ। तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताते रहिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करके बताते हैं तो हम लोगों का मनोबल बढ़ता है, और आपके ही कमेंट, आपके ही शेयर, आपके ही व्यू से क्या होता है, हम लोग खुशी मिलती है, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं आप ही लोगों के लिए। ओके, क्योंकि जैसे कहा गया है ना कि समंदर भी बड़ा मतलबी निकला यारों, समंदर भी बड़ा मतलबी निकला यारों, जान लेकर लहरों से कहता है कि लाश को ठिकाने लगा दो, जान लेकर लहरों से कहता है कि लाश को ठिकाने लगा दो। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो खुशी ढूंढिए। बाकी तो जीवन में जो चल रहा है, अब उसको हम लोग तुरंत नहीं बदल सकते हैं, एक समय आएगा जो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। लेकिन इंसान को लगता है कि नहीं, मैंने ही बदल दिया। मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान बदल सकता है। आप अपने परिस्थिति को बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि मेहनत करनी ही पड़ेगी। विदाउट उसके कोई ऐसा हथियार नहीं है कि यूज कर सकें। आपके पास पढ़ाई ही है जो आप यूज कर सकते हैं। ओके, आगे देखिएगा, आगे है कि घास के मैदान, झाड़ झंझाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है। तो क्या है, अवर्गीकृत वन, क्या है, अवर्गीकृत वन, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखिएगा, मैंग्रोव वन विशेषता से संबंधित है, किसके है, तो ये आपको बताना है कि मैंग्रोव जो वन होता है वो किससे है। अगर मैंग्रोव वन की अगर मैं बात करूँ तो मुख्यतः ये कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं सुंदरवन में, सुंदरवन डेल्टा में। ओके, ठीक है। तो देखिएगा क्या है, संबंधित है कि दलदल, कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श आवास है, पौधों की जड़ें पानी के अंदर डूबी रहती हैं। तो इनकी विशेषता क्या है, जहाँ दलदल हो, कीचड़ हो, खारा तटीय जलीय आदर्श आवास हो, मतलब जहाँ का जल क्या हो, थोड़ा नमकीन टाइप का हो, खारा हो, और उसमें पौधे की जड़ें जो होती है वो पानी के अंदर क्या होती हैं, डूबी रहती हैं, मतलब अंदर रहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और फिर मैं आपको ऐसे ही, जो कि अगर हम बात करते हैं अगले यूनिट की, कि यूनिट दिया है 6 प्राकृतिक आपदाएं, तो प्राकृतिक आपदाएं की अगर मैं बात करूं तो ये सेशन मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा, अगले सेशन में कराऊंगा। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।